हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, इसका हम जो है 9th पार्ट देखने वाले हैं। तो इससे पहले के जो पार्ट्स है उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसका लोकेशन, उसको कैसे एक्सेस किया जा सके, उस सारी चीज़ों के बारे में देखा। काइबर पास के बारे में हमने जाना, जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद जो है हमने जो हिमालयास है उसके बारे में जाना, फिजिकल फीचर्स क्या है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इसके बारे में हमने जाना। हमने जो है ग्लेशियर्स के बारे में जाना, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है उसके बारे में जाना। फिर उसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। हिमालयस के बारे में हमने डिस्कशन किया। जो प्लेन एरिया है वास्ट नॉर्दर्न प्लेन्स उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर हमने प्लेटियो रीजन्स जो है उनके बारे में डिस्कशन किया। डेक्कन प्लेटियो के बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हुए अब जो है हम कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो इसमें जो है हम मछुआरों के बारे में जान रहे थे, उनकी लाइफ कैसी होती है उसके बारे में हमने जान रहे थे। हम कटरमैन के बारे में हमने जाना, कैसे जो है कटरमैन में जो है जो फिशरमैन हैं वो मछली पकड़ने जाते हैं। अब जो है हम एक कंपैरिजन देखेंगे बिग और स्मॉल फिशरमैन का, क्यों बड़े फिशरमैन और छोटे फिशरमैन के बारे में हम जानेंगे। तो इससे पहले जो है हम रंजन के बारे में जाना था, उसके साथीगण के साथ जो है वो कैसे जो है मछलियाँ पकड़ने जाता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, कैसे उसका लोन है उसके कारण जो है जो भी वो मछली पकड़ के लाता है उसको ट्रेडर्स को उसको कम रेट में बेचना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब जो है बिग और स्मॉल फिशरमैन, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। तो in agriculture sector we have small, medium and big farmers and farm labor. It is similar in fishing community. तो जैसे कि हम जब एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हम जब गांव के किसानों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम स्मॉल, मीडियम और बिग फार्मर्स में उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी जो फिशिंग कम्युनिटी है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये होते हैं वैसे। तो लेबर जैसे सुदीप हो गया, जिनके पास खुद के काटरमांस नहीं है, बोट्स नहीं है, फिशिंग नेट नहीं है, तो ये लेबरर्स के अंदर आते हैं। दे वर्क फॉर फिशरमैन who own their own boats. More than half of India's fishing communities are laborers. तो जिनके पास खुद की नाव नहीं है, फिशिंग नेट्स नहीं है, तो वो जो है लेबरर्स के अंदर आते हैं। और ये दूसरे जो बड़ी लेबरर्स है जिनके पास खुद की बोट होती है उनके लिए काम करते हैं। और इंडिया की हाफ से ज़्यादा, आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है इन्हीं लेबरर्स के अंदर आती है। जो इंडिया की फिशिंग कम्युनिटीज़ है पूरी आधी जो है इन्हीं लेबरर्स के अंदर आती है। तो बिग फिशरमैन, जो बड़े फिशरमैन हैं, बड़े मछुआरे हैं, उन सेवरल बोट्स, उनके पास क्या होती है, कई सारी बोट्स होती हैं, कैटरमैन्स होते हैं और बड़े बड़े नेट्स भी होते हैं। तो दे एम्प्लॉय 50 to 60 वर्कर्स टू ऑपरेट देयर बोट्स एंड कास्ट देयर नेट। तो वो 50 से 60 वर्कर्स अपने अंदर रखते हैं जो उनकी बोट्स को चलाते हैं और नेट्स में मछलियां पकड़ते हैं। तो दे रिटेन हाफ द कैच एंड शेयर द रेस्ट बिटवीन द वर्कर्स। तो जो भी मछली जैसे उपज, मतलब जो भी वो मछली पकड़ के लेके आते हैं तो उसमें से आधा वो खुद रखते हैं और आधा जो भी मछली है वो इन 50-60 वर्कर्स में बांट देते हैं। तो एंथनी, ठीक है, एक और हमको फिशरमैन के बारे में जानना है, क्या नाम है इसका, एंथनी। तो एंथनी एक बड़ा मछुआरा है। ही ओन्स अ नंबर ऑफ कैटरमैन्स, बोट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेट्स। तो ये बड़ा मछुआरा है, इसके पास क्या है, कई सारे कटरमेंट्स हैं और बोट्स हैं और कई तरीके के नेट्स भी हैं। तो ही एम्प्लॉयज अराउंड 50 to 60 workers on his boat. Most of them have borrowed money from him, so they work for low wages. तो 50 से 60 लोगों को वो बोट चलाने के लिए रखता है और इसमें से बहुत सारे लोगों ने इससे पैसे उधार ले रखे हैं, इसलिए जो है वो उनसे कम वेजेस में काम कराता है, कम तनख्वाह में काम कराता है। तो एंथनी हैज़ अमास्ड अ लॉट मनी। तो एंथनी ने अपने पास बहुत सारे पैसे जमा करके रखे हैं। तो मर्चेंडाइज फिशिंग बोट्स, तो मर्चेंडाइज फिशिंग बोट्स को क्या कहा जाता है, ट्रैवलर्स। तो ये एक तरीका ट्रैवलर है, ठीक है, एक बड़ा बोट जिसको हम लेके मछली पकड़ने जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 40 ईयर्स अगो, तो 40 साल पहले गवर्नमेंट अनाउंस इट वुड गिव लोन्स एंड सब्सिडीज टू एनीवन हु वांटेड टू बाय मर्चेंडाइज्ड फिशिंग बोट्स और ट्रैवलर्स। तो 40 साल पहले जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो भी मछली पकड़ने वाला जो काम करते हैं, अगर वो चाहे तो ये जो ट्रैवलर्स है उसको खरीद सकते हैं। इसके लिए वो कुछ क्या है, लोन्स और सब्सिडीज देंगे। तो इन दोज डेज, और उस समय जो है तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलर एंड न्यू नेट्स वाज ₹2 लाख। तो उस समय जो है इस ट्रैवलर का रेट कितना था, 2 लाख रुपए था, और जो नेट्स हैं उनको मिला के।
तो एंथनी जो है उसके पास पैसा था, तो उसने क्या किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 1 लाख रुपए जो लोन लेके उसने एक ट्रैवलर खरीदा। तो ओनली 2 अदर पीपल इन द विलेज कुड अरेंज द फाइनेंस टू बाय द ट्रैवलर्स। अब देखिए इसमें से एंथनी ने खरीदा और उसके साथ साथ 2 अदर जो लोग हैं जो गांव के, वो इस ट्रैवलर को खरीद पाए। तो एंथनी प्रॉफिटेड अ लॉट फ्रॉम हिज ट्रैवलर्स, और इसको खरीदने के बाद एंथनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो बिगिन विद, तो स्टार्ट कैसे किया, ही नीडेड फ्यू वर्कर्स, अब इसको कम वर्कर्स की ज़रूरत थी। अर्लियर ही एम्प्लॉयड 50 to 60 वर्कर्स। तो पहले जो कैटरमैन्स बोट्स में वो मछली पकड़ने जाता था, मतलब लोगों को एम्प्लॉय करता था, तो यहाँ पे उसको 50 से 60 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब जो है उसे कम वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नाउ ही नीड्स जस्ट 6 to 7 वर्कर्स, और अभी क्या क्या चाहिए उसको, 6 से 7 वर्कर्स ही चाहिए। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर हिज रिलेटिव्स, हिज नेफ्यू बीइंग द कैप्टन। तो इसमें जो वर्कर्स हैं वो मोस्टली जो है इसके रिलेटिव्स है, और इसका जो नेफ्यू है, भतीजा है, वो इस शिप का कैप्टन है, इसका ट्रैवलर का कैप्टन है। तो ट्रैवलर्स कैन फिश इन द डीप द सी, सो हाँ अच्छा, सो दे नीड अ बिग कैच। तो ट्रैवलर्स जो है वो जो समुद्र के बीचों बीच जा सकते हैं, जहाँ पे गहरा है, तो वहाँ पे वो जा सकते हैं, और बिगर कैच मतलब वहाँ पे ज़्यादा मछलियाँ वो पकड़ सकते हैं। दे कैन वेंचर आउट इवन इन स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हेवी स्वेल्स। तो ये क्या है, जब तेज़ हवाएं चल रही है समुद्र में, तब भी वो इसको निपट सकते हैं, मतलब इससे बाहर आ सकते हैं। और हेवी स्वेल्स मतलब जब समुद्र की लहरें बहुत तेज होती है, तब भी इसमें हम मछली पकड़ने जा सकते हैं। तो व्हेन द कैच इज लीन नियर द शोर, दे कैन वेंचर फार आउट टू सी इन सर्च अ बेटर कैच। और जब जो शोर है, मतलब किनारे के पास जो है मछलियाँ कम होती हैं, उस समय तो है वो क्या कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। बाहर मतलब समुद्र के थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, जो शोर वाला एरिया है उस पर थोड़ा आगे जा सकते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से ज़्यादा मछली पकड़ सकें। सो यहाँ पे देखिए मछली पकड़ने के लिए इतनी लंबी, इतनी बड़ी नेट को जो है, जिसको कितने लोग मिलके पकड़े हैं, 1 2 3 4 5 लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं इस नेट को। सो प्रॉन्स आर फाउंड 3 to 4 किलोमीटर फ्रॉम द शोर। द डिमांड फॉर प्रॉन्स इन द फॉरेन मार्केट has risen sharply over past 20 to 25 years, so has the high price. So prawn, झींगा, ठीक है, झींगा जो कि शोर से, किनारे से, जो समुद्र का किनारा है वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर जब हम समुद्र की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे प्रॉन्स मिलती है। और इन प्रॉन्स का क्या है, डिमांड फॉरेन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा है, और पास्ट जो पिछले 20 से 25 साल है उसमें तो और ज़्यादा बढ़ गया है, तो इनके प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। तो बिग बिजनेसमैन जो है वो क्या करते हैं, प्रॉन्स बाई करते हैं फिशरमैन से फॉर देयर फिश प्रोसेसिंग प्लांट। तो अपने फिश प्रोसेसिंग प्लांट मतलब जहाँ पे मछलियों को फ्रीज करके रखा जाता है। तो प्रॉन्स क्या है, उसको क्लीन किया जाता है, बॉईल किया जाता है वाटर में सॉल्ट के साथ में, और उसको जो है चिल्ड किया जाता है फ्रीजिंग रूम्स में, और एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर के देशों में, और एक अच्छी प्राइस लेके आते हैं, मतलब उससे उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो एंथनीज ट्रैवलर यूज्ड टू फिश 10 to 12 किलोमीटर आउट एट सी। तो देखिए जो एंथनी का ट्रैवलर है वो कहाँ जाता है, 10 से 12 किलोमीटर जो है समुद्र से दूर जाता है। तो बट समुद्र से दूर मतलब शीशोर से दूर जाता है। बट व्हेन द डिमांड फॉर प्रॉन्स बिगैन राइजिंग, ही टू वांटेड टू कैश इन ऑन द प्रॉफिट्स। तो जब उसने देखा कि हाँ मार्केट में डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, प्रॉन्स का बढ़ते ही जा रहा है, तो उसने भी ये डिसाइड किया कि हाँ अब वो प्रॉन्स को मछलियाँ के साथ साथ प्रॉन्स भी वो करेगा और उससे प्रॉफिट कमाएगा। तो प्रॉन्स आर फाउंड 3 to 4 किलोमीटर from the shore, so he ordered his traveler to begin fishing in this zone. तो उसने जाना कि जो प्रॉन्स है वो कहाँ पे मिलते हैं, 3 से 4 किलोमीटर शोर से आगे जाने पे मिलते हैं, इसलिए उसने ऑर्डर किया कि वो जो उसके जो ट्रैवलर है अब वो उसी फिशिंग जोन में फिशिंग करेंगे। बट दिस इज वेयर स्मॉल फिशरमैन लाइक रंजन कहाँ से है नेट्स। तो लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे छोटे छोटे जो फिशरमैन है जैसे रंजन, वो अपने जो नेट्स लगाते हैं ताकि वो मछलियाँ पकड़ सके। तो मैनी अदर ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट बॉट ट्रैवलर्स टू फिश फॉर प्रॉन्स। द नंबर ऑफ ट्रैवलर्स फिशिंग इन दिस जोन रोज एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
मैंने बहुत सारे जो ऐसे ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, उन्होंने इस तरीके के ट्रैवलर्स जो है खरीद लिए ताकि वो प्रॉन्स की फ़िशिंग कर सके। और इन प्रॉन्स के बढ़ने से जो छोटे छोटे फिशरमैन्स हैं उनकी कैच क्या हो गई, कम हो गई। उनकी कैच कम हो गई मतलब उनको अब मछलियाँ पकड़ने में दिक्कत होने लगी, उनको कम मछलियाँ मिल गई। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि पूरा दिन भर लगाने के बाद भी वो क्या है, खाली हाथ आ जाते थे अपने फिशिंग नेट्स में, फिशिंग ट्रिप्स में। मतलब फिशिंग ट्रिप मतलब वो जो मछली पकड़ने के लिए गए हैं तो उन्हें कई बार क्या है, खाली हाथ आना पड़ जाता था। सिचुएशन जो है इतनी खराब हो गई इन वर्कर्स के लिए कि इनको क्या है, मनी बोरो मतलब दूसरे जो रीडर्स है इनसे क्या है, इनको मनी उधार में, पैसे उधार में लेने पड़ जाते थे ताकि वो अपने जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, मतलब डेली के जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है उसको मैनेज कर सके। दे फाउंड देमसेल्फ बीइंग ट्रैप्ड इन डेब्ट इन द हैंड्स ऑफ ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। और ये अपने आप को कहीं ना कहीं डेप्थ में मतलब कर्जे में डूबा हुआ मानते हैं जो ट्रेडर्स है और मनी लेंडर्स है। ट्रेडर्स मतलब जो 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 काम कर, ट्रेडर्स मतलब जो व्यापारी हो गया, और मनी लेंडर्स जो पैसे उधार में देते हैं। सो वाई डिड द कैच फॉल इन द सी, तो क्यों है ये जो समुद्र में जो है मछलियाँ कम होते जा रही है। क्या है कि समुद्र की जो मछलियाँ, जो जीव जंतु है, उनकी पॉपुलेशन कम होते जा रही है। तो देयर आर सम अदर इम्पॉर्टेंट रीजन वाई द स्टॉक ऑफ फिश इन द सी इज डिक्लाइन। तो क्या रीजंस है, तो सबसे पहला है पॉल्यूशन। तो बहुत सारी जो लार्ज फैक्ट्रीज है वो कोस्ट के, इंडियन जो कोस्ट है उसके वहाँ पे सेटअप की गई है। तो ये फैक्ट्रीज क्या करती हैं, अपने जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो इनसे निकलने वाले जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो वेस्ट वाटर है जिसमें ये केमिकल्स मिक्स्ड रहते हैं, उसको डायरेक्टली सी में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाती है, वहाँ जो मछलियाँ हैं समुद्र में वो मरने लग जाती हैं इन हार्मफुल केमिकल्स के कारण, क्योंकि पानी में मिक्स हो चुकी है और फिर पूरे समुद्र के पानी में मिक्स हो गई है। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। तो सी वाटर क्या होता है, सलाइन होता है, मतलब नमक वाला होता है। द वाटर ऑफ रिवर्स रीचिंग द सी इज फ्रेश। तो जो रिवर्स में, जो रिवर्स जो समुद्र में मिलती है तो उसका पानी क्या होता है, फ्रेश होता है। तो हमने पढ़ा भी है जहाँ पे माउथ ऑफ द रिवर में जो है मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। द रिवर वाटर ऑल्सो कैरी रॉटिंग वेजिटेशन टू द सी। और जो नदी का पानी है वो अपने साथ साथ जो है सड़ी गली जो वेजिटेशन है उसको भी समुद्र में लेके आता है। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जैसे कि प्लैंकटन हो गया, ये ग्रो करते हैं न्यूट्रिशन रिच वाटर में। तो ये जो मछलियाँ हैं वो इसी प्लैंकटन को खा के सर्वाइव करती है। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट हो गए हैं जिससे रिवर का पानी क्या है, रोक दिया जाता है। जो डेक्कन प्लेटियो में बहुत सारे डैम्स है कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, महानदी रिवर में है, गंगा रिवर में है। तो इन डैम्स के कारण क्या है, पानी रुक जाता है। तो पिछले 40 सालों में कई सारे डैम्स बन गए। तो इससे क्या हो गया, नदी का जो पानी है वो कहीं ना कहीं रुक गया है और इनका जो डीकेइंग वेजिटेशन है वो भी कम हो गया है। थिंक अबाउट हाउ दिस मस्ट बी अफेक्टिंग द मैराइन फिश। और इसके कारण जो मछलियाँ जो पानी में रहती हैं उनको काफ़ी फर्क पड़ा है। उसके बाद जो है हमको दो आइलैंड ग्रुप्स के बारे में देखना है, अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप और लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के बारे में। तो इंडिया के पास कई सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में लोकेटेड है। तो उसमें से दो लार्ज आइलैंड ग्रुप्स हैं। सबसे पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और सेकंड है लक्षद्वीप आइलैंड। तो इसके अलावा भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में देख लेते हैं। आइलैंड्स भी बोला जाता है और आइसलैंड्स भी बोला जाता है। तो दो प्रोनाउंसिएशन है। मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ आइलैंड और आइसलैंड, क्योंकि मैंने एक बार न्यूज़ में, जब हम स्कूल में थे तो आइलैंड कहा जाता था, एस वॉज साइलेंट। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में देखा तो वहाँ पे आइसलैंड बोल रहे थे। तो आई एम नॉट कंफर्म, सॉरी अबाउट दैट। तो हम अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो ये है पूरा अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लिटिल अंडमान, पोर्ट ब्लेयर यहाँ का कैपिटल है, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड नॉर्थ अंडमान। तो अंडमान एंड दिस इज निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार दोनों ये अलग अलग ग्रुप है और अंडमान एंड निकोबार मतलब दोनों को मिला के। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स स्प्रेड अलोंग द लेंथ ऑफ बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अंडमान और निकोबार का आइलैंड कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल मतलब इस तरफ है आपका अरेबियन सी और इस तरफ है आपका बे ऑफ बंगाल। तो ये क्या है, इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है उसके बारे में, उसका डायग्राम मैंने बनाया है। तो ये क्या है, इस लेंथ में, एक लेंथ में जो है नॉर्थ से साउथ जो है बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। द आइलैंड इन द ग्रुप इंक्लूड नॉर्थ
अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड। तो हम जब अंडमान दिस आइलैंड, ये आइलैंड ग्रुप में क्या क्या है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ठीक है, ये 4 पार्ट हुए अंडमान के। और नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, निकोबार ग्रुप है, तो ये क्या, इसमें कौन से हैं, कार निकोबार और सदर्न पार्ट को ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। देयर आर मेनी स्मॉलर आइलैंड्स इन एडिशन टू दिस, और इसके साथ साथ छोटे छोटे कई आइलैंड्स भी हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर पीक्स ऑफ माउंटेन सबमर्ज्ड इन द सी। तो अंडमान और निकोबार को आइलैंड्स जो है वो क्या है, माउंटेन के पीक्स है। माउंटेन के पीक्स मतलब माउंटेन्स की चोटियां हैं जो कभी जो है पानी में अंदर अंदर समर्ज है, डूबी हुई है। तो माउंटेन्स है जो पानी में डूबी हुई है, उसका ऊपर का जो छोर है, ऊपर का जो पीक है, चोटी है, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को फॉर्म करती है। दैट्स व्हाई द कोस्ट ऑफ दिस आइलैंड इज रग्ड एंड द टेरेन इज रफ। तो इसी कारण जो इसका जो कोस्टल एरिया है वो कैसा है, रग्ड मतलब ऊपर खाबड़ है और खड़दुड़ा है, और इसका जो टेरेन है वो रफ है, जो मिट्टी है यहाँ पे वो रफ है, पथरीली है। तो सम पार्ट्स हैव प्लेन व्हाइल देयर आर हिल्स एंड प्लेट्यूज इन अदर एरिया। तो कुछ पार्ट्स में क्या है, प्लेन एरिया है, और कुछ में क्या है, हिल्स और प्लेट्यू एरियाज है। तो सम आइलैंड्स हैव अबुडेंस ऑफ कोरल अराउंड देयर कोस्ट लाइन। तो यहाँ पे स्पेशलिटी भी है कि कोरल्स, कोरल्स क्या होता है, एक तरीके का जानवर होता है, एक मराइन एनिमल होता है, मतलब एक समुद्र में रहने वाला जीव होता है, जो कि मरने के बाद जो है वहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर है उसको वहाँ छोड़ देता है, जो समय के साथ जो है जमते जमते जो है कोरल आइलैंड बन जाते हैं। तो इन सम लोकेशन, और कुछ लोकेशन में अंडरग्राउंड केव्स भी आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो ऐसा ही एक केव क्या है, हैवलॉक केव्स। हैवलॉक आइलैंड इज फेमस फॉर इट्स कोरल एंड बरतांग आइलैंड इज फेमस फॉर इज अंडरग्राउंड केव। तो वैसे ही 2 आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड ये अपने कोरल्स के लिए फेमस है, और बरतांग आइलैंड जो कि अपने अंडरग्राउंड केव्स के लिए फेमस है। तो अंडरग्राउंड केव्स मतलब जमीन के अंदर की गुफा। तो जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन सच एज स्टेलासाइट्स, स्टैगमाइट्स एंड कॉलम्स हैव बीन सीन इन दिस केव्स। तो ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मतलब ये इस तरीके का फॉर्मेशन, जी, ये इस तरीके का फॉर्मेशन। तो ऊपर में देखिए जब पानी टपकता है तो उसके साथ जो मिनरल्स है वो भी आते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है इसे क्या कहा जाता है, स्टेलासाइट्स, ठीक है। और स्टेगमाइट क्या होता है, जो नीचे से जो ये जो बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे स्टेलासाइट थोड़े से स्टेलगमाइट्स कहा जाता है। और कॉलम क्या होता है, जब ये ऊपर और नीचे जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। सो वन हैज़ टू ट्रैवल बाय शिप टू रीच दिस आइलैंड। और ये जो आइलैंड्स है यहाँ पे जाने के लिए क्या है, शिप से आपको ट्रैवल करना ज़रूरी है, मतलब शिप से आपको ट्रैवल करके जाना है। तो पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड का कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, एंड इट हैज़ अ लवली बीच विच इज़ दैट इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। और यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही प्यारा बीच है, लवली बीच मतलब बहुत ही सुंदर बीच है, जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र है। द फेमस सेलुलर जेल, और यहाँ पे जो सेलुलर जेल जो बोलते हैं ना, काला पानी की सजा, वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। और ब्रिटिश राज्य के समय जो इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको पनिशमेंट के लिए इन्हीं पनिशमेंट विद बेनिशमेंट, बेनिशमेंट मतलब काला पानी की सजा, मतलब इंडिया से बाहर ले जाके जो सजा देने वाला जो प्रोसेस था वो यहाँ पे ही किया जाता था, और यहाँ पे इनको जेल में डाल दिया जाता था। तो टुडे द जेल इज नेशनल मॉन्यूमेंट, और आज के डेट में जो ये जेल है ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट है।
पोर्ट ब्लेयर एंड द एरियाज अराउंड इट आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो पोर्ट ब्लेयर और उसके आसपास का एरिया जो है वहाँ पे पॉपुलेशन का घनत्व ज़्यादा है, और रेस्ट जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है। तो वन गेट्स टू सी बोथ प्री हिस्टोरिक एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑन दिस आइलैंड। तो यहाँ पे अगर एक कोई आता है तो उसको प्री हिस्टोरिक और मॉडर्न सिविलाइजेशन दोनों का मिक्सचर मिलेगा। तो जैसे कि आदिवासी जो है वो यहाँ पे अभी भी रहते हैं, और ये माना जाता है कि ये जो आदिवासी है यहाँ के जो घने जंगल में, थिक जंगल्स में जो आदिवासी रहते हैं, वो ह्यूमन जो हम जैसे ह्यूमन मतलब जो अलग, जो उनकी कम्युनिटी से अलग है, उसको आने नहीं देते। अगर कोई आता है तो वो उनको क्या है, मार देते हैं। तो ये जो आदिवासी पॉपुलेशन है ये यहाँ पे के जंगल में अभी भी रहते हैं, जो पूरा तरीके से जो आदि मानव है उनका लाइफ यही जीते हैं। तो इसमें कौन सी कम्युनिटीज़ है, जरावास, ओंगेस, ग्रेट अंडमानीज, निकोबारीज, शोम्पेन्स, ये सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पे हैं, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। तो दे लिव इन रिमार्केबल कॉन्सेंस विद देयर एनवायरनमेंट। तो मतलब वो अपने ही एक एरिया में रहते हैं, वो किसी को आने नहीं देते और वो वहाँ से कहीं जाते भी नहीं हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो ट्राई करते हैं कि ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट कर सके। कोई भी विदाउट परमिशन जो है इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को विजिट नहीं कर सकता है, और अगर विजिट करता है तो ये जो आदिवासी है वो उनको ख़त्म कर देते हैं। और ऐसा काफ़ी सारे कई सारे किस्से भी हैं जहाँ पे इन्होंने बाहर के जो कोई भी यहाँ पे गया है उनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। द आइलैंड फेसेस अ एक्यूट पोर्टेबल वाटर प्रॉब्लम ऑल्दो इट रेन्स हेविली, मोस्ट ऑफ द रेन फ्लोज इनटू द सी। तो यहाँ पे ये जो आइलैंड है यहाँ पे पीने के पानी, पोर्टेबल वाटर मतलब पीने और नहाने और जो कॉमन हम यूज़ करते हैं उसके लिए पानी की कमी है। यहाँ पे बारिश अच्छी होती है, लेकिन जो बारिश का पानी है वो क्या है, सी में चला जाता है। और आदिवासी जो है नेचुरल मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि वो पानी को स्टोर करके रख सकें। और सबसे उनमें से एक मेथड क्या है, स्प्लिट बाम्बू टू स्टोर रेन वाटर। तो क्या है, बाम्बू के टुकड़े रखते हैं ताकि उसमें पानी भर के रह सके और वो उसको यूज़ कर सके। तो एबंडेंस ऑफ फूड, और बहुत क्योंकि घना जंगल है तो यहाँ पे लकड़ियाँ भी अच्छी अवेलेबल है। तो इससे क्या है, डेवलपमेंट, जो लोकल टिम्बर इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। और यहाँ पे सॉ मिल्स भी हैं, जो कहाँ पे लोकेटेड है, छातम आइलैंड ऑफ अंडमान आइलैंड ग्रुप। तो छातम आइलैंड जो है अंडमान आइलैंड ग्रुप का, वहाँ पे ये लोकेटेड है क्या, सॉ मिल इंडस्ट्री। सॉ मिल मतलब जो भूसा वाला जो मिल है वो। तो इंडियाज ओनली एक्टिव वल्केनो जो बायरन आइलैंड में है, कहीं ना कहीं आपने जीके में पढ़ा होगा। तो इंडिया के एक्टिव वल्केनो मतलब अभी भी उससे लावा निकलता है। तो ये कहाँ पे है, बायरन आइलैंड में है। देयर इज ऑल्सो मड there is also a mud volcano located 4 to 5 kilometers from the Andaman's Rangat town which oozes a continuous slurry of fine mud। और यहाँ पे एक मड वोल्केनो भी है। तो बैरन आइलैंड में आपका एक्टिव वोल्केनो है जिससे एशेस निकलते हैं, लावा निकलता है, और एक मड वोल्केनो है जिससे कंटिन्यूस क्या है, स्लरी निकल रहा है, मतलब दलदल निकल रहा है, मट्टी का दलदल निकल रहा है। तो ये कहाँ पे है, अंडमान का जो रंगत टाउन है उससे 4 से 5 किलोमीटर है। उसके बाद जो है हमको लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के बारे में देखना है। तो चेक द लोकेशन ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप इन द मैप। तो यहाँ पे देखेंगे इंडिया का ये जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे ये लक्षद्वीप का आइलैंड ग्रुप है। लक्षद्वीप सागर, सुहेली, करावती ये इसका कैपिटल है, कवारती इसका कैपिटल है, और ये सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं। तो चेक द लोकेशन ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इन द मैप। इट लाइज टू द सदर्न अरेबियन सी टू द वेस्ट ऑफ केरलास मलाबार कोस्ट। तो ये कहाँ पे है, सदर्न अरेबियन सी में, और वेस्ट ऑफ केरला का जो मलाबार कोस्ट है वहाँ पे। तो आइलैंड कवर्स एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आइलैंड छोटा सा है और ये कितना एरिया कवर करता है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो प्रायर टू 1973, तो 1973 से पहले द ग्रुप वाज कॉल्ड लकादाइव। तो इसे पहले क्या कहा जाता था, लकादाइव, मिनोकोय, एमिने दीवी आइलैंड्स। तो ये आइलैंड्स के नाम से पहले 1973 से पहले, लेकिन आज इसे क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप ग्रुप कहा जाता है। और इसमें कितने आइलैंड्स हैं, टोटल 36 आइलैंड्स है, और लक्षद्वीप जो है उसमें सबसे बड़ा है। द आइलैंड पार्ट ऑफ द माउंटेन चेन वे आर फॉर्म्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कोरल फॉसिल्स ओवर लैक्स ऑफ ईयर्स। और ये जो आइलैंड ग्रुप्स है, ये जो आइलैंड्स है, ये माउंटेन चेन है, ठीक है, किसके, पार्ट ऑफ माउंटेन चेन है, जो कि फॉर्म हुए हैं डिपोजिशन ऑफ कोरल फॉसिल्स। कोरल फॉसिल्स, कोरल मैंने जैसे कि बताया कि एक पानी में रहने वाला जीव होता है जो मरने के बाद जो है अपना जो हार्ड बॉडी है उसको वहाँ पे छोड़ देता है, और ये लाखों साल से वहाँ पे कोरल के जो फॉसिल्स है वो जमा होते आ रहे हैं। तो इससे ये आइलैंड ग्रुप फॉर्म हुआ है। तो सैंड, ग्रेवल, बॉर्डर्स, एल्गे एक्सेट्रा वे आर ऑल्सो डिपोजिटेड ड्यूरिंग टाइम। और समय के साथ साथ जो है सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, बॉर्डर्स हो गया, और एल्गे
ये सारे भी यहाँ पे डिपॉजिट होते आए। तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज का ही ये एक पार्ट है। तो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं ये जो आइलैंड ग्रुप है ये अरावली जो रेंज है उसका पार्ट है, और इसका कैपिटल क्या है, कवारती। किसका कैपिटल क्या है, कवारती। तो बोथ द आइलैंड ग्रुप्स हैव मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो जो दोनों जो आइलैंड ग्रुप्स है, जो अंडमान ग्रुप है और जो लक्षद्वीप ग्रुप है, इनका क्लाइमेट कैसा है, गीला चिपचिपा मौसम है। सो वन फाइंड डेंस एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हियर। द इंपॉर्टेंट ट्री स्पीशीज इंक्लूड महागनी, एबनी, रोजवुड, पाम, बाम्बू एक्सेट्रा। तो यहाँ पे घना जंगल है, एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के हम बारे में हमने पहले के क्लासेस में पढ़ लिया है। तो एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ पे हमेशा हरियाली होती है, पत्ते नहीं झड़ते, कभी भी सूखा नहीं होता। तो इसमें कौन से ट्रीज आ गए आपके, महागनी, एबनी, रोजवुड, पाम, बाम्बू, ये सारे ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं। तो टाइडल वेजिटेशन इज फाउंड अलॉन्ग द शोर लाइन। तो शोर लाइन में टाइडल वेजिटेशन आपको मिलेगा। तो टाइडल वेजिटेशन में क्या आता है, कोकोनट ट्रीज यहाँ पे है, बनाना हो गया, कुछ वेजिटेबल्स हो गया, सीरियल्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कल्टीवेट की जाती है, मतलब उगाई जाती है। तो बोट, स्टीमर्स एंड अदर वेसल्स फेरी पीपल फ्रॉम वन आइलैंड टू नेक्स्ट। तो जैसे कि हमने देखा कि ये आइलैंड ग्रुप्स है, तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के में जाने के लिए हमको या तो बोट का यूज़ करना पड़ता है, या तो स्टीमर का यूज़ करना पड़ता है, या फिर कोई अदर सोर्स इस तरीके का। तो अदर वेसल्स मतलब इस तरीके के कोई और यात्रा करने के लिए कोई भी साधन। फेरी मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। तो आइलैंड्स क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, और कुछ जो आइलैंड्स है उसमें कोई नहीं रहता, अनइनहेबिटेड मतलब वहाँ पे कोई भी जनसंख्या नहीं है। तो ओनली 10 आइलैंड्स इन द लक्षद्वीप ग्रुप वेयर इनहेबिटेड। तो सिर्फ 10 आइलैंड्स जो है लक्षद्वीप ग्रुप में, वहाँ लोग रहते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दीज 2 आइलैंड्स, तो इस 2 आइलैंड के अलावा भी कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स और हैं इंडियन कोस्ट में। तो इसमें से मेजर जो है वो बे ऑफ बंगाल है। इसमें क्या है, गंगा सागर आइलैंड है, न्यू मूर आइलैंड है, श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, रामेश्वरम है। तो ये सारे भी आइलैंड्स हैं। इन अरेबियन सी में क्या है, एलिफेंटा आइलैंड है, सालसेटे आइलैंड है, जो ऑन विच द मुंबई मेट्रोपोलिस स्प्रेड। तो मुंबई मेट्रोपोलिस यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है इस आइलैंड में। तो यहाँ पे हमने देखा आइलैंड ग्रुप्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है, लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर है, वहाँ पे हम इंडियन डेजर्ट के बारे में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। काफ़ी लंबा चैप्टर था, तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 पार्ट्स में हम इसको कवर अप करेंगे। लास्ट पार्ट होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सॉरी, ये जो चैप्टर 2 है इंडिया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लास्ट पार्ट है, ये इंडियन डेजर्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।